प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम एक बार फिर से खाद्य संसाधनों में सुधार चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने फसलों के बारे में पढ़ा, उनके उत्पादन प्रबंधन के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी कि किस प्रकार से फसलों के उत्पादन का प्रबंधन हम कर सकते हैं, जिनमें मुख्यतः हमने दो बातों के बारे में पढ़ा था। एक तो सिंचाई प्रणाली के बारे में और दूसरा कि पोषक तत्व पौधे को किस प्रकार दिए जाएं, पोषक प्रबंधन के बारे में। फसल उत्पादन प्रबंधन का एक अन्य स्रोत और है जो है फसल पैटर्न। फसल पैटर्न का मतलब क्या है कि हम फसलों को एक पैटर्न में लगा करके, एक तरीके से उगा करके, उनके ग्रो की विधि अलग अलग करके, उनको बीजने की विधि अलग अलग करके भी हम पोषकों का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे अधिक लाभ अगर हमें कमाना हो तो उसके लिए हम 2-3 तरीके कर सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा लाभ मिलेगा, कम हमें खर्चा लगाना पड़ेगा और दूसरा पोषकों का प्रबंधन भी अच्छे से हो जाएगा। इसमें पहला जो तरीका है वो है मिश्रित खेती। आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहला है मिश्रित फसलें या मिश्रित खेती करना। मिश्रित खेती में क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही साथ एक खेत में उगाते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी है, पोषकों की आवश्यकता एक जैसी है या थोड़ी बहुत भिन्न है तो और अच्छी बात है। दूसरी बात, जिनको मौसम की आवश्यकता एक जैसी है, जैसे गेहूं और चना दोनों रबी की फसलें हैं तो इनको एक साथ उगाया जा सकता है, या गेहूं और सरसों, इसी तरह से मूंगफली या सूर्यमुखी, दोनों को एक साथ एक ही खेत में लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से यदि एक फसल कमजोर हो तो दूसरी फसल जो है उससे उत्पादन लिया जा सके। और इस प्रकार से जो हानि है फसलों में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक फसल अगर नष्ट हो तो भी फसल का उत्पादन कुछ ना कुछ बना रहता है। तो ये राजस्थान के कुछ इलाकों में ऐसा किया जाता है, मिश्रित करके बीजों को एक साथ एक ही खेत में लगाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मिश्रित फसल। यानी कि मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही साथ एक ही खेत में उगाते हैं। दूसरा तरीका है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण में भी मिश्रित फसल जैसा ही सिस्टम रहता है, लगभग वही बात रहती है, परंतु यहाँ बस एक ही बात है कि हम बीजों को इतना ज्यादा मिक्स नहीं करते, उनका पैटर्न डिसाइड करते हैं, एक निर्दिष्ट पैटर्न में लगाते हैं। अंतरा फसलीकरण, एक फसल के बीच में दूसरी फसल, फिर दूसरी 2 फसलों की क्यारियां हैं उनके बीच में एक फसल आ जाएगी। तो अंतरा फसलीकरण में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। जैसे कुछ पंक्तियों में एक फसल लगा दी तो उसके अगली जो कुछ पंक्तियां हैं उसमें दूसरी, और फिर दूसरे के बाद जो अगली पंक्तियां हैं उसमें वापस पहली, तो एक एक करके कुछ क्यारियां बना देंगे या पंक्तियां बना देंगे और उसमें हम फसलें उगाते हैं। अंतरा फसलीकरण में जैसे सोयाबीन और मक्का को साथ उगा सकते हैं, बाजरा और लोबिया को साथ उगा सकते हैं। और इसमें अंतरा फसलीकरण में फसल का चुनाव ऐसे करते हैं कि जिसमें क्या हो, पोषक तत्वों की आवश्यकताएं क्या हो अलग अलग, ताकि यदि एक फसल एक प्रकार का पोषक तत्व ले रही है तो दूसरा दूसरे प्रकार का पोषक तत्व लेगी, तो जिससे जमीन के पोषक तत्वों का अधिकतम एफिशिएंसी से ज्यादा दक्षता से उपयोग किया जा सकता है, तो पोषकों का अधिकतम उपयोग होगा। ये फायदे बता रहा है अंतरा फसलीकरण के। तो पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा अंतरा फसलीकरण का क्या है कि इससे पीड़क व रोगों को एक ही प्रकार के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। यानी कि जैसे सोयाबीन और मक्का को साथ उगाया तो सोयाबीन के जो पीड़क हैं वो मक्का की फसल में नहीं फैलेंगे, तो बीच में पंक्तियां मक्का की आ गई तो उससे अगली क्यारी में उनके जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और सभी पौधों में वो पीड़क नहीं फैल पाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। एक चित्र भी दिखाया है अंतरा फसलीकरण का, जैसे यहाँ एक प्रकार की फसल है, उससे अगली कुछ पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल है और उससे अगली कुछ पंक्तियों में तीसरे प्रकार की फसल है। तो यहाँ 3 प्रकार की फसलों की पंक्तियां बनाई हुई हैं। तो यानी कि इसमें एक तो पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सकता है और दूसरा
पीड़कों को सभी प्रकार के पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। ये 2 फायदे हैं अंतरा फसलीकरण के। तीसरा है फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब है कि हम फसलों को सीजन के हिसाब से एक के बाद दूसरा और पोषकों की उपलब्धता के आधार पर बदलते रहते हैं। परिपक्व काल के आधार पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो है क्या फसल चक्र? फसल चक्र है कि किसी भी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार उगाना। अब जैसे हमें पता है गेहूं की कटाई हो गई तो उसके बाद हमें पूर्व नियोजित बात यह है कि आगे नरमा या कपास या कुछ जो अलग प्रकार की जमीनें हैं उनमें धान की खेती भी की जाती है। तो एक के बाद दूसरी फसल का उगाना वो क्या कहलाता है? फसल चक्र। और ये डिपेंड करता है कि नमी और सिंचाई की उपलब्धता क्या है। जैसे अभी मैंने बताया कि गेहूं के बाद में कुछ खेत ऐसे हैं जहां पर धान की फसल उगाई जाती है क्योंकि वहां सिंचाई की उपलब्धता ज्यादा है, और कुछ ऐसे हैं जहां पर ग्वार उगाया जाता है क्योंकि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था थोड़ी कम हो सकती है। तो इस प्रकार एक ही साल में 2 या 2 से अधिक फसलों को हम उत्पादित कर सकते हैं। तो फसल पैटर्न में हमारे पास यहाँ 3 मुख्य प्रकार के तरीके हो गए। एक मिश्रित खेती, एक अंतरा फसलीकरण और तीसरा क्या है? फसल चक्र। और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। उससे अगला पार्ट जो तीसरा पार्ट था फसल उत्पादन प्रबंधन के बाद जो 3 चरण हमने पढ़े थे, फसल की किस्मों में सुधार पहला चरण, दूसरा फसल उत्पादन प्रबंधन जिसमें सिंचाई, पोषक तत्वों का प्रबंधन और फसल पैटर्न ये चीजें आ गई, तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन, क्या फसलों की सुरक्षा करनी है। अब फसलों को सुरक्षित किससे करना है? खरपतवार से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान खरपतवार करता है क्योंकि जमीन से पोषक तत्वों को उठा लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता को भी सीमित कर सकता है फसल के पौधों के लिए। दूसरा कीट या पीड़क और तीसरा रोग। इन सब से हमें बचाना है फसलों को। ये क्या कहलाता है? फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब खरपतवार क्या है? तो खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमने तो जैसे गेहूं उगाया है तो उसके अंदर जो गिल्ली डंडा है वो क्या हो गया? एक प्रकार से खरपतवार हो गया। तो इस प्रकार कई खरपतवार है हमारे पास, गोखरू, जेंथियम घास, गाजर घास, मोथा। तो ये अलग अलग प्रकार के खरपतवार हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं? उखाड़ करके या इनके ऊपर कुछ खरपतवार नाशी डाल करके इनको खत्म किया जा सकता है। खरपतवार नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? तो वो मैंने पहले बताया, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जगह के लिए करेंगे और प्रकाश के लिए करेंगे। तो इनकी उपलब्धता फसल के पौधों के लिए कम कर देंगे जिससे फसलों की वृद्धि क्या हो जाती है? कम। इसके लिए अच्छी पैदावार हमें नहीं मिल पाएगी तो हमें खरपतवार को वहां से हटाना पड़ेगा। दूसरा है कि कीट पीड़कों को कैसे अलग किया जा सकता है और वो कैसे हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कीट पीड़क प्राय करते क्या हैं? कीट पीड़क पौधे पर 3 प्रकार से आक्रमण करते हैं। या तो ये पौधे के भागों को काट देते हैं, मूल यानी कि जड़ को काट दिया या तने को या पत्तियों को, या फिर पौधे के विभिन्न भागों से कोशिका के अंदर का रस चूस लेते हैं, जो कोशिका द्रव्य है वहां से न्यूट्रिएंट्स चूसने की कोशिश करते हैं, या फिर ये तने या फलों में छिद्र कर देते हैं जिससे फसल खराब हो जाती है, उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इन कीट पीड़कों को हम पीड़कनाशी यानी कि स्प्रे वगैरह करके इनको खत्म कर सकते हैं। तीसरा है पौधों में बैक्टीरिया, कवक या वायरस जैसे जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, आप सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न कर सकते हैं। आपने 8वीं कक्षा में पढ़े थे इनके बारे में। तो ये मिट्टी, पानी और हवा में उपस्थित रहते हैं और ये माध्यम से पौधों में फैलते भी रहते हैं, बैक्टीरिया, कवक और वायरस। जैसे आपने कई प्रकार की बीमारियां पढ़ी थी 8वीं कक्षा में, नींबू का कैंकर आपने पढ़ा था कि जो एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो ऐसे ही ये रोग हमारे फसलों में फैलते हैं। अब इन पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो सबसे प्रचलित विधि क्या है? पीड़कनाशी रसायन डालकर इनसे बचा जा सकता है। यानी कि रोगों के प्रति भी हम पीड़कनाशी डाल सकते हैं या कीटों के लिए कीटनाशी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम शाकनाशी, जो पौधे हैं, खरपतवार है, उनको खत्म करने के लिए शाक, पौधों को खत्म करने के लिए शाकनाशी, कीटों को खत्म करने के लिए कीटनाशी, पेस्टिसाइड्स,
सारी पेस्टिसाइड्स अलग अलग टाइप की है। शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड है, कीटनाशी यानी कि इंसेक्टिसाइड है, कवकनाशी यानी कि फंजीसाइड है। तो जो ये कवक को खत्म करने वाली कौन सी हो गई? कवकनाशी। इनको हम क्या करते हैं, इन रसायनों को या तो फसल के पौधों पर छिड़कते हैं या बीज बोने से पहले बीज और मिट्टी के अंदर छिड़क करके उनका उपचार करते हैं। कवक के लिए ज्यादातर ऐसा ही किया जाता है कि बीज के ऊपर उनका लेप किया जाता है फंजीसाइड का। तो इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। दूसरा है कि इनसे बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन जो हैं वो क्या है, विषैले होते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए और इनसे ज्यादा उपयोग भी इनका नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। खरपतवार को केवल शाकनाशी और इनका इस्तेमाल करके ही नहीं, इसके अलावा खरपतवार को हम मैनुअल विधि से भी निकाल सकते हैं, यंत्रों का इस्तेमाल करके भी इनको हम निकाल सकते हैं फसलों के अंदर से। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, जो निरोधक विधियां, निरोधक का मतलब हम मारेंगे नहीं खरपतवार को, रोकेंगे, खरपतवार को फैलने से रोकेंगे, होने नहीं देंगे फसल के अंदर, निरोध करेंगे इनका, रोक देंगे इनको। तो निरोधक विधियां क्या है, जैसे सही समय पर फसल उगाएं, तो ऐसा समय जिसमें शाक कम हो यानी कि खरपतवार कम हो या कीट कम हो, ऐसे समय में फसल उगाई है तो कुछ महीनों के लिए हम उन कीटों के आक्रमण से बच सकते हैं। दूसरा, क्यारियां सही तरीके से तैयार की गई हों, यानी कि क्यारियों की जो सिस्टम है वो सही तरीके से बनाया होगा तो इनके फैलने की अवस्थाएं कम हो जाएंगी। ज्यादा बड़ी क्यारियों में ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तीसरा है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण के बारे में बताया था आपको कि निर्दिष्ट पैटर्न में उगाते हैं, कुछ पंक्तियां एक फसल की, उसके बाद कुछ पंक्तियां दूसरे फसल की, तो जिससे सभी पौधों में ये कीट या पीड़क नहीं फैल पाते। और फसल चक्र, जब एक प्रकार के पीड़क एक फसल में है, जैसे गेहूं की फसल में एक प्रकार के पीड़क हैं, तो जब हम दूसरे प्रकार की फसल पैदा करेंगे तो उससे पहले जब हम जुताई करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, तो उससे वो प्रकार के जो पीड़क है जो गेहूं में होंगे वो हो सकता है कि अगली फसल में ना हो, तो उससे हम भी बच सकते हैं। तो फसल चक्र और अंतरा फसलीकरण खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं या पीड़कों को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। तो ये हो गई कुछ विधियां जो हम फसल उगाते वक्त ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा है कि हमें ऐसी किस्मों के बीज बोने चाहिए जो पीड़कों पर नियंत्रण यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनमें हो, ऐसे बीज बोएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी फसलें सुरक्षित रह जाएंगी। या अब गर्मी के दौरान, इस दौरान जो फसल की जाती है उसमें अगर हम ज्यादा जुताई करें यानी कि ज्यादा गहराई से हल चला दें तो जो कीटों के अंडे हैं या लार्वा प्यूपा है वो जमीन पर ऊपर आ जाते हैं और ज्यादा हीट की वजह से मर सकते हैं। तो पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में हम गहराई से हल चला सकते हैं। तो ये हो गई इनको नियंत्रित करने की निरोधक विधियां। तो दो विधियां हो गई, एक पीड़कनाशी रसायनों का उपयोग करके और दूसरा निरोधक विधियों का उपयोग करके। तो दोनों पर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद अनाज का भंडारण, कि अनाज अब निकाल लिया हमने, सारा सुरक्षा भी कर दी, बीज भी अच्छे बोए, उत्पादन भी अच्छा हुआ, अब अनाज को भंडारित कहाँ करना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या भंडारण की समस्याएं रहती हैं। हम आई बार वर्षा के मौसम में कहते हैं कि गोदामों में पड़ा अनाज सड़ रहा है और गरीब भूखा मर रहा है। अगर भंडारण की क्षमता ज्यादा होगी तो हम अनाज को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं, रख रखाव उसका रख सकते हैं और लोगों को अच्छे से खाद्य उपलब्ध हो सकता है। तो उत्पाद का भंडारण जब हम करते हैं तो भी कीट, कृंतक या कवक या चिचड़ी या जीवाणु जो अनाज के अंदर पैदा हो जाते हैं और वो अनाज को खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भंडारण के स्थान पर यदि नमी होगी तो ये जो कीट हैं या चूहे हैं ये ज्यादा फैलेंगे और ये अनाज को खराब करेंगे। तो हमें क्या करना है, भंडारण के स्थान पर नमी और तापमान उपयुक्त होना चाहिए, उसका अभाव नहीं होना चाहिए। और जब ये कीट वगैरह, कृंतक वगैरह जब हमारे अनाज में पैदा होते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको अंदर से खाकर खोखला कर देते हैं, जिससे उनका या तो वजन कम हो जाता है या वो आगे के लिए अंकुरित नहीं हो पाते या उनका जो रंग है वो बदरंग हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं कि इनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो अंकुरण क्षमता कम करके, वजन कम करके, उत्पाद को बदरंग करके ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं।
तो अब इनके लिए हम क्या करेंगे? अगर इस प्रकार से नुकसान हमें पहुंच रहा है भंडारण के दौरान, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे निरोधक विधियों का और नियंत्रण विधियों का उपयोग। इन विधियों में हम क्या करेंगे? भंडारण से पहले उत्पाद की अच्छे से सफाई करेंगे कि उसके अंदर कोई पहले से कीट या उसके अंडा या लार्वा ना हो, एक काम। दूसरा काम, फसल को अच्छी तरह से धूप में सुखा देंगे जिससे नमी कम हो। 14% से कम नमी होगी तो उसमें भंडारण में दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जो फसलों में 14% से कम नमी वाली फसलें ही खरीदी जाती हैं, उसका कारण यही है। और कुछ फसलों के लिए अलग अलग नमी की मात्रा होती है, तो उसका कारण यही है कि जितनी कम नमी होगी उतना ही फायदा होगा, भंडारण अच्छे से होगा, वो फसल खराब नहीं होगी। तीसरा है धूमक का उपयोग करके, यानी कि कुछ कीटनाशकों को भंडारण के स्थान पर, जैसे गोदाम है तो वहां पर कीटनाशकों का छिड़काव कर देंगे अपन पहले ही, भंडारण से पहले। जो खाली गोदाम पड़ा है उसमें अच्छे से हम धूमक का उपयोग करेंगे ताकि वहां जो पहले से मौजूद कीट हैं वो खत्म हो जाएं। तो ये 3 कार्य आप कर सकते हैं अच्छे भंडारण को करने के लिए। या तो सफाई करेंगे, या अच्छे से सुखा करके, और फिर तीसरा धूमक का उपयोग करके। तो फसलों से संबंधित ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे इस पाठ को। और जो बीच में अभ्यास के प्रश्न हैं या पाठ्य पुस्तक के बीच में जो ये प्रश्न आए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे यहाँ एक प्रश्न आया है, सुरक्षा प्रबंधन के लिए निरोधक विधियां कौन सी हैं और जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? क्योंकि निरोधक विधियों में हमें पीड़कनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए हमारे यहाँ रसायनों का उपयोग कम हो जाएगा और इसलिए विषैले रसायन हमारे भोजन के साथ नहीं जाएंगे। और भंडारण प्रक्रिया के दौरान क्या क्या चीजें हमारे अनाज को खराब करती हैं, तो आपने पढ़ा, कीट है, कृंतक है, कवक है, और इनके लिए हम कैसे इनको बचा सकते हैं, तो वो सारा आपने पढ़ना है। तो यहाँ कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से कर लेंगे और इस पाठ को इतनी तक, यानी कि कृषि के सभी चरणों तक इसको अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।